हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वोल्केनो आईएएस में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो आज अगर हम बात करें, आज हम पॉलिटी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बेसिक भी है। 10 to 12 क्वेश्चंस हैं जो बेसिक होते हैं पॉलिटी के ऊपर एवरी ईयर इन द प्रीलिम्स एज वेल एज द, अगर आपको पॉलिटी को और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस के लिए भी बहुत सारी जगह ये काम आएगा आपके। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो चैप्टर में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से विड्रॉ किया गया है, कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ड्रॉन किया है, उनके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से हम देखें कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक यूनिक फीचर है। यूनिक इसका कंटेंट है और इसको बोरोड किया गया है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ, जो एवरी कंट्री हैं संसार के जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ से इनको बोरो किया गया है। अगर हम बात करें कि कुछ इसके फीचर्स हैं जो यहाँ से जहाँ से इनको बोरो किया गया है, उससे इसको डिस्टिंग्विश बनाते हैं, उससे इसको अलग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसका पीछे रीजन ये है कि वहाँ से जिन कंट्री, जो सोर्स ऑफ कंट्री है, वहाँ से इसको बोरो किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया गया है, तो इसकी वजह से वो डिफरेंट बनते हैं। इसके अलावा बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू अडोप्शन और ये जो चेंजेस के प्रोसेस के थ्रू निकला है। हम देखेंगे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। आफ्टर द जो कमेंसमेंट के बाद में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स को ऐड किया गया, जिसके अंदर अगर हम बेसिकली बात करें कि एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी पार्लियामेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इन द केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो मूल भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कहाँ से हमने बोरो किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमिंग है उसके बारे में बताया है कि फ्रेम करने के बाद में जो अडॉप्शन के बाद में कंटिन्यू चेंजेस के थ्रू है, प्रोसेस के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी बोल देते हैं। ये भी एक मेन रीज़न है इसके बिहाइंड में, जो कंटिन्यू चेंजेस की होने की वजह से। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी वो किसके ऊपर बनी, कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में बनी, तो ये सब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करेंगे तो उसके अंदर इन सब सेक्शंस को देखेंगे। अगर हम बात करें कि हमारा जो कैबिनेट मिशन था उसके बाद में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है और कैसे इलेक्शन होते हैं, उसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में भी रीड करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन से सेक्शन थे, लोग थे। वल्नरेबल सेक्शन में अगर हम बात करें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कितना था, कितनी वुमेन्स थी, फर्स्ट कैबिनेट के अंदर कौन कौन वुमेन थी। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से कितने लोग थे, हमारी ट्राइबल सोसाइटी जो वहाँ से कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। तो उन सब के बारे में हम दूसरे लेक्चर के अंदर रीड करेंगे, कि जिसके अंदर हमको पता लगेगा कि ये इस तरीके से लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे और उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कौन कौन से जो नए प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर रोल प्ले किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि बहुत सारी कमेटीज़ थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको हेड करते थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमिंग से रिलेटेड थी। इसके अलावा जो प्रोविंस हैं उनसे कंसल्टेशन वाली कमेटी अलग थी। बहुत सारी कमेटीज़ हैं, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन सब कमेटीज़ के बारे में हम दूसरे लेक्चर के अंदर रीड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग से रिलेटेड है। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कहाँ से हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो टाइप्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग की, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको फ्रेम करने में लगे थे। अगर इसके कमेंसमेंट की बात करें तो बेसिकली अडोप्ट तो इसको 26 नवंबर को कर लिया गया था, और इसके बाद में यह कमेंसमेंट में आता है 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, इसके जो कमेंसमेंट में जो लेट आने के पीछे जो रीज़न था, 2 मंथ का जो गैप था, उसके पीछे अगर हम बात करें तो हमारा जो 1929 के अंदर एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, 1929
लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पे हमने जो वादे किए, जो हमने एक पूर्ण स्वराज वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम अडोप्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो 1930 की 26 जनवरी है, ये जो सेशन हुआ था ये दिसंबर के अंदर हुआ था फ्रेंड्स। तो इन्होंने कहा था कि जो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो 26 जनवरी आएगी उस डे हम जो जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, तो वो सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके जो फ्लैग है उसका होस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक हमारा हिस्टोरिकल जो इंटरलिंकिंग विद द 26 जनवरी पूर्ण स्वराज की वजह से हमने फिर जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट 26 जनवरी को होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बात करें अडोप्ट की, तो वो तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। बट वो जो कमेंसमेंट में आया वो काफ़ी लेट आया है। बट कुछ प्रोविजंस हैं जो आफ्टर द अडोप्शन और कमेंसमेंट का जो टाइम है उसके बीच में आ चुके थे, जिसमें हम बात करें सिटीजनशिप की है। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो उस टाइम में एग्जिस्टेंस में आए थे। इलेक्शन कमीशन भी जो अडोप्शन और कमेंसमेंट के बीच में जो 2 मंथ्स का गैप है उसी टाइम में इसके कुछ प्रोविजंस आ गए थे। सिटीजनशिप के आर्टिकल्स का हमको पता है कि आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमिंग वाली जो जर्नी है, कमेंसमेंट और अडोप्शन वाली जो जर्नी है उसके बारे में हमने देखा। इसके बारे में अगर हम फ्रेंड्स इसके अलावा बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू चेंजेज के थ्रू जाता है, और कंटिन्यू चेंजेज की वजह से एक हमारा केस आता है, केशवानंदा भारती केस। उसके अंदर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर लाइक द जो लोगों को राइट्स मिली हुई हैं, फंडामेंटल राइट जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द किसी भी सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री मूवमेंट, फ्री स्पीच, अपना रिलीजन का प्रैक्टिस करना, ये सब जो हमको राइट्स मिले हुए हैं। इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सब जो राइट्स हैं। इसके अलावा डीपीएसपी की जो बातें करें हम कि स्टेट के द्वारा केयर किया जाएगा बच्चों को एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्स, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हमारे एक एज ए सिटीजन होने की वजह से इस कंट्री के हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे नेशनल एंथम का, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करेंगे, हमारे हिस्टोरिकल जो भी मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्ड को स्कूल के अंदर सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स वो सब चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, इन सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है कि सेंटर और स्टेट दोनों कोऑपरेशन के साथ में वर्क करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, जो मूल भावना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये केशवानंदा भारती केस में 1973 में, ये 24 अप्रैल को आया था। एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनका भी बर्थ इसी दिन हुआ था। अगर आप बता सको तो फ्रेंड, सचिन तेंदुलकर जो हैं हमारे जो क्रिकेट के अंदर काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर का जो बर्थ है वो 26 अप्रैल 1973 को हुआ था। उसी दिन केशवानंदा भारती केस आया है, जो जिन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, वो बहुत काफ़ी चेंजेस के थ्रू निकला है, जिसमें हम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd है, 44th है, 73rd एंड 74th हैं, 97 एंड 101 ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं जिनके थ्रू जो लार्ज स्केल पे जो चेंजेस किया गया। अगर हम बात करें कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की फ्रेंड्स, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बात करें कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो स्टेट्स जो हमारे एग्जिस्टेंस में आए, 14 स्टेट थे और 6 यूटी थी जो, और उसके बाद में जो प्रेजेंट जर्नी है वो भी एक इंडिया एंड इट्स यूनियन जो चैप्टर है उसके अंदर हम रीड करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी इमरजेंसी के टाइम आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है फ्रेंड्स, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 44th में जो 42nd के थ्रू जो भी डिफेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप की वजह से जो इम्पोज किए गए थे, उन्हीं सबको रिमूव करते हुए आफ्टर द जनता गवर्नमेंट, जब आफ्टर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द सेंट्रल पावर में जब आती हैं जो जनता पार्टी, तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ चेंज किए गए थे। जो 42nd की जो कुछ डिफेक्ट्स थे उनको चेंज करके यहाँ 44th में उनको
अपडेट किया गया था। अगर हम 73rd एंड 74th की बात करें फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फ्रेंड्स हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर कोऑपरेटिव्स को अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जो स्टेट वाला पार्ट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, और ये हमारे आर्टिकल 19 में आर्टिकल 43B जो हमारा DPSP का पार्ट है, और आर्टिकल 243 ZS से लेकर ZT तक 243 ZS से लेकर ZT तक जो आर्टिकल्स है अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इन सब जो आर्टिकल्स को 97 के थ्रू ऐड किया गया, जिसके अंदर अब ये जो स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविज़न था इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जिसको नलीफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज उस टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट्स का जो परमिशन है वो लिया नहीं गया था इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके अलावा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें अबाउट द GST है फ्रेंड्स, तो इन काफ़ी जो फेमस जो चेंजेस हैं जो लाए गए हैं और जिनके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपडेट किया गया, चेंज किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो आर्टिकल्स भी इंक्रीज हुए हैं, पार्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं। शेड्यूल तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th 12th जो पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज से हैं, 9 एंड 10। 9 में तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लिमिटेशंस हैं जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, आफ्टर केस वन अंदा भारतीय केस जो 9th शेड्यूल है फिर उसमें जुडिशियल रिव्यू अलाउ किया है। इसके अलावा बात करें कि हम जो 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और जो अर्लियर जो 10th शेड्यूल आया था वो सिक्किम से रिलेटेड था फ्रेंड्स, फिर उसको बाद में अमेंड किया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो फिर उसके बाद में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया है, जो एथिकल हमारा जो पॉलिटिक्स को एथिकल रखने से रिलेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी लेंदी है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी एंड ब्रॉड होने की वजह से, तो जोग्राफिकल लोकेशन एक सबसे बड़ा रीज़न है। इंडिया डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी लेंदी कंट्री है, और इसमें काफ़ी डिफरेंट सोसाइटीज़ रहती हैं। इन एवरी 100 किलोमीटर जो कल्चर में चेंज आता है, जो खाने पीने में चेंज आता है, लोगों की फूड हैबिट्स में चेंज है, जो क्लोथिंग जो पैटर्न है उसके अंदर चेंज है, लैंग्वेज के अंदर चेंज है। तो जो सोसाइटी के जो सभी सेक्शंस हैं, जो ट्राइबल सेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, साउथ इंडिया से जो लोग हैं, इन सभी लोगों को के लिए सेपरेट प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, किसी के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। तो इन्हीं सभी को ऐड करने के वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डाइवर्सिटी को मेंटेन रख, हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने की वजह से, सभी के लिए प्रोविज़न देने की वजह से, वास्टनेस ऑफ द जोग्राफी होने की वजह से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेंथ है वो इंक्रीज हुआ। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट था, तो उस एक्ट के थ्रू वो भी काफ़ी बल्कि था, उसका इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उसी जो 1935 एक्ट है उसके जो कुछ काफ़ी प्रोविजंस है जिनको हमने ऐड किया, जिसमें 1935 एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन की जो बात थी, जो फेडरेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, 35 एक्ट से ऐड किया है। इसके अलावा जो कमीशंस हैं, जिसमें हम बात करें प्रेजेंटली UPSC और इन सब के जो कमीशंस हैं, इनका एग्जिस्टेंस में है, सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस में है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एग्जिस्टेंस में 1935 एक्ट के थ्रू आया था। तो 1935 एक्ट का हाईली इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर में। इसके अलावा बात करें कि सेंटर और स्टेट का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर थी, जैसे हम आर्टिकल 370 की बात करें जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को थी। इसके अलावा 371 में कुछ स्टेट्स को इनसाइड द स्टेट कुछ एरिया में ऑटोनॉमी है, इनसाइड द स्टेट कुछ एरिया से रिलेटेड कुछ पावर्स हैं। इसके अलावा बात करें कि जो हमारे लीगल बैकग्राउंड से जो लोग थे उन लोगों का डोमिनेशन था इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसकी वजह से भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बल्कि है और ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे कंट्रीज से इसको ड्रॉन किया है, बट चेंज अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, हमारे जो कंट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया। तो और इसके अलावा कंटिन्यू चेंज प्रोसेस में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें सोर्सेज की, जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके ऊपर बेस है फ्रेंड्स। ये बेसिकली जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 1935 का जो एक्ट है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर ये बेस है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी सिटीजन, जो इसको लिबर्टी देते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग देते हैं, फ्री मूवमेंट देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं, जो यूएसए से जो आयरलैंड है वहाँ से हमने बोरो किया है। इसके अलावा बात करें जो कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव का जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने ब्रिटिश से बोरो किया है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ से हमने बोरो किया है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है ये मैप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट की जो बेसिकली जो हाईएस्ट वोट रिसीव करेगा इन द इलेक्शन सिस्टम, वो हमने वहाँ से बोरो किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना लेते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने अडॉप्ट किया, तो उससे रिलेटेड भी हमने यहाँ ब्रिटिश से ही लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया है वो भी हमने वहीं से लिया है। जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो सब भी हमने ब्रिटिश से ही बोरो किया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसको भी ब्रिटिश से ही बोरो किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आईरिस की बात करें तो डीपीएसपी कोई भी स्टेट के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो डायरेक्टिव्स हैं कोई भी स्टेट के लिए। हम उसके जो सेक्शन हैं, जितने भी सेक्शन हैं, वल्नरेबल सेक्शन की बात करें या हम बात करें कि वुमेन्स हैं, वुमेन्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा बात करें कि हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो और सोशल जो बेनिफिट हैं उनके रिलेटेड अगर हम बात करें, तो उन सब चीज़ों को जो डीपीएसपी के अंदर रखा गया है और उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरलैंड से, इरिस से लिया है। इसके अलावा फ्रांस से हमने फ्रेंड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, वो सब हमने फ्रांस से लिया है। ये वहाँ का मोटो है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें तो फ्रांस का जैसे हमारा सत्यमेव जयते उस टाइप से मोटो है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने जो सत्यमेव जयते है वो जो हमारा इंडिया का जो मोटो है वो हमने कहाँ से लिया है, बोरो कहाँ से किया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल रिव्यू है उसकी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने लिया है वहाँ से। इसके अलावा अगर हम बात करें कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वासी फेडरल पावर ली है, सेंटर का जो डोमिनेशन है फेडरल स्ट्रक्चर में उसके बारे में बताता है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल जो पावर है वो यहाँ से ली, रेजिडुअल जो पावर है वो हमने यहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द जो हमने सोर्सेज देखे। ये हमारी जो 11th क्लास की जो वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये मेंशन है। हमको एनसीईआरटी के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो बेसिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने यूनाइटेड किंगडम से बेसिकली क्या लिया है। तो ग्रेट ब्रिटेन से इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बोरो की है, जो प्रेजेंटली इंडिया की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट लोकसभा अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो अकाउंटेबल है लोकसभा में, तो उन सब के बारे में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है जो हमारा। इसके अलावा हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेंटर और स्टेट की एक ही सिटीजनशिप होती है, तो ये सब हमने यहाँ से लिया है। बाइकैमरलिज्म, 2 हाउस होना चाहिए, प्रोरोगेटिव जो रिट्स हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं जो हमारे, आपके इनसाइड द पार्लियामेंट अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो उसके अगेंस्ट में आप गलत नहीं बोल सकते वहाँ पे बेसिकली। पर पार्लियामेंट को कुछ पार्लियामेंट्री जो पर्सन्स हैं उनको कुछ प्रिविलेज हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। बिफोर अरेस्ट करने से पहले स्पीकर का वो जो कंसेंट है वो चाहिए। तो ये सब जो है वो हमने यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ से बोरो किया है। हमारा जो 1935 का एक्ट था जिसका हाईली इन्फ्लुएंस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर में, या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने से जस्ट पहले वाला जो एक्ट है, तो वहाँ से हमने फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी का बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से लिए हैं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द हायर क्लास ऑफिसर्स, उसको वहाँ से लिया है। इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं जो बेसिकली हमने इमरजेंसी के अगर प्रोविजंस की बात करें फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 360 हैं जो बेसिकली इमरजेंसी के बारे में बताते हैं। जो 3 टाइप की इमरजेंसी बताई गई है। नेशनल इमरजेंसी, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन से जो होती है कि अगर किसी कंट्री के साथ हम वॉर में हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हम, तो ये सब हमने 352 में बताई है। स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर की जो डायरेक्टिव्स हैं उनको ना माना जाए, तो वहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी जो 356 के अंदर है। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है जो 360 के अंदर है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं। जो 1935 का जो हमारा एक्ट था, जस्ट पहले आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले, हमारे आज़ादी से जस्ट पहले जो एक्ट था, तो वहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो मेंशन है हमारे, और काफ़ी डिटेल वे में मेंशन है, जिसमें ओवरऑल जो डेवलपमेंट के लिए पर्सन का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट, ब्रॉड थिंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो फ्री मूवमेंट की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करें, एसोसिएशन की बात करें, बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें, इक्वलिटी की बात की जाए, सोसाइटी में इक्वल सबको प्रोटेक्शन देने की बात की जाए, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, चिल्ड्रन से रिलेटेड, जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड, माइनॉरिटी सेक्शन से रिलेटेड जो सभी लोगों को जो प्रोटेक्ट किया गया, आर्टिकल 12 टू लेकर आर्टिकल 35 तक ये मेंशन है। इनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने ली हैं। इसके अलावा जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके जो डिसीजंस हैं वो बायस होंगे। अभी रिसेंटली हमारे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर था, NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो एक कमीशन बनाया जा रहा था कि जो जज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट जो सिस्टम है उसके अंदर गवर्नमेंट के 2 आदमी होंगे। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो हार्म हो रहा था, उसी वजह से इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम जुडिशल रिव्यू की बात करें जाए, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया गया है और वो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है या किसी और जो प्रोविज़न है उसको नलीफाई कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर रहा है, तो ये जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू ले सकता है, उसके बारे में बता सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट से रिलेटेड ये बात है। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो इम्पीचमेंट है, अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनके रिमूवल की बात करें तो उसके बारे में भी जो प्रोविज़न है वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने USA से ही लिया है फ्रेंड्स। इसके अलावा जर्मनी की बात करें कि इमरजेंसी का जब टाइम होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी, इसके अलावा ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सस्पेंशन की जो बात है वो हमने जर्मनी से ली है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कंकरेंट लिस्ट जो होती है फ्रेंड्स वो हमने वहाँ से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है, वो जॉइंट सिटिंग के अंदर बेसिकली अगर कोई बिल है, बिल के ऊपर डेडलॉक क्रिएट हो गया है, लोकसभा के द्वारा पास किया गया है, राज्यसभा के द्वारा नहीं पास किया जा रहा है उसको, तो उसके लिए एक जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग में बेसिकली टारगेट ये होता है कि जो उस बिल को पास करा लिया जाए। और अगर हम बेसिकली बात करें, इंडिया में जो जॉइंट सिटिंग अभी 3 बार हुई है फ्रेंड्स, 3 ऐसे बिल थे जिनके रिलेटेड ये हुई है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कौन से बिल्स के ऊपर नहीं लागू होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल जब हम पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसके बारे में रीड करेंगे, जब आपको बताएंगे। इसके अलावा हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच से हमने क्या लिया है, तो हमारा जो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रेंच से ही लिया है। जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो टाइटल पोस्ट है हमारी रिपब्लिक की। इसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमने यहाँ से बोरो किया है और इनको प्रीएम्बल के अंदर रखा है। आयरलैंड की बात करें जहाँ से हमने DPSP लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो कितने मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। अभी रिसेंटली 4 फेमस पर्सनैलिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है रिसेंटली, 15 डेज पहले ही, जिसमें हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं PT उषा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उनको भी नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा बात करें कि जो मेथड है इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वो भी हमने यहीं से बोरो किया है। जो प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन की मेथड की बात करें कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, MP कर सकते हैं क्या, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके बारे में यहाँ से लिया है। इनके अभी जो क्वेश्चन हैं उनको हमने हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के अंदर कवर किया है फ्रेंड्स, कंटिन्यू लास्ट जनवरी के अंदर में।
इसके अलावा फ्रेंड्स हम जुलाई के अंदर में, इसके अलावा फ्रेंड्स हम कनाडा की बात करें, जो क्वासी जुडिशियल जो फीचर है, इसमें जो सी से कनाडा है और सी से ही सेंटर से रिलेटेड जो सेंटर का हाईली इन्फ्लुएंस है जिन टॉपिक्स के ऊपर, वो ज़्यादातर हमने कनाडा से लिए हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला बात हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेजिडरी जो पावर है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी फंक्शन के बारे में हमने यहाँ से लिया है, या सेंटर की पावर जो गवर्नर्स को अपॉइंट करें, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर्स हैं जिनको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो सब हमने कनाडा से लिए हैं फ्रेंड्स। इसके बात करें हम साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से फ्रेंड्स अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। और जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। अगर नॉमिनेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वो हमने आयरिश से लिया है, कि नॉमिनेट कैसे किया जाएगा जो राज्यसभा के अंदर में जो नॉमिनेशन है वो हमने आयरिश से लिया है। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है राज्यसभा के अंदर, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें यूएसएसआर की, तो जो जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हमने बताया है जो हमारे प्रियम्बल के अंदर में। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसके बारे में भी हमने यूएसएसआर से बोरो किया है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में हमारे आर्टिकल 51 में ए में ऐड की गई थी। अगर हम कमेटी की बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह बाद द कैबिनेट मिनिस्टर, उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। उन कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कुछ बेसिक, हम इस सिटीजन हैं इस कंट्री के, तो हमारी कुछ ड्यूटी हैं। हम यहाँ के नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करेंगे, यहाँ के जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग पार्टिसिपेट किए गए हैं उनका हम रेस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका डैमेज नहीं करेंगे। इसके अलावा महिलाओं का सम्मान करेंगे, तो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देंगे। कॉमन ब्रोदरहुड है, जो भाईचारा है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा जो पेरेंट्स की भी एक जो लास्ट इसके अंदर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को स्कूल के अंदर सेंड करें, स्कूल के अंदर भेजें, जिससे वहाँ वो एजुकेशन प्राप्त करें, इंडिया के अंदर जो लिटरेसी है वो अवेयरनेस है वो जनरेट हो। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन किया गया है ऐसी बातें। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो बेसिकली सोर्सेज के बारे में देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं, और बोरो किए हैं तो उनको किस टाइप से अमेंड किया है। इसके अलावा जो तो ये सब चीज़ें हैं हमने यहाँ पे देखी हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके अलावा हम जो सेकेंड लेक्चर लेके आएंगे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से रिलेटेड होगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में क्या क्या प्रोविजंस थे और किस टाइप से उनको हमने ऐड किया, कौन कौन लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में, प्रोविंस से कितने थे, स्टेट से कितने थे, इलेक्शन कैसे हुआ, किसकी रिकमेंडेशन पे इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के बारे में पहले किसने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कैसे अप्रोच करना है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो आप हमारा जो मेंटरशिप से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।